हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएसएससी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं झारखंड पुलिस 2024 के समान अध्ययन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के सेशन को। इस सेशन में दोस्तों 25 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं इसे बाद में फिर डिटेल से डिस्कस करूँगा, जो कि बन करके हो जाएंगे दोस्तों 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 12, 8, 4 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है? 8। तो देख लेते हैं कौन कौन से है दोस्तों। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। इसे हम लोग कुछ कुछ डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में 4 है, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और कथकली। उत्तर भारत की बात करें तो आपको कथक और ओडिसी मिल जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुरी और सत्रिया जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है। आप कमेंट करके इसे बताइएगा, ठीक है। और सबसे नया नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये है सत्रिया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है विष्णु शर्मा, महादेवी वर्मा, जयदेव और बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु शर्मा। कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है। बात करें महादेवी वर्मा के बारे में तो इसकी पुस्तक का नाम यामा है। जयदेव जो है उस गीत गोविंद उनका पुस्तक है। अब बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी पुस्तक लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, महादेवी वर्मा यामा, जयदेव गीत गोविंद, अब बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं कितने सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ही सारे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको दोस्तों। तो आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 1936 में होता है। और कहाँ होता है दोस्तों? उत्तराखंड में होता है। इसका पुराना नाम था दोस्तों हैली नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क से दोस्तों रामगंगा नामक एक नदी निकलती थी, इसलिए अभी हाल फिलहाल में इनका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों हेमिस है, जो कि लद्दाख में है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व दोस्तों बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सितार वाद्य यंत्र के वादक कौन है? सितार वाद्य यंत्र के वादक कौन है? ऑप्शंस है अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर और हरि प्रसाद चौरसिया। आंसर कर दीजिएगा दोस्तों इसका आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित रविशंकर। कौन हो जाएगा दोस्तों? पंडित रविशंकर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग दोस्तों पंडित रविशंकर जी के बारे में। तो इनको जो है पद्म विभूषण मिला है इनको 1981 में, और भारत रत्न मिला है 1999 में। कब मिला है दोस्तों? भारत रत्न 1999 में। इन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड को जीता है। इन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड को जीता है। एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट भी है ग्रैमी अवार्ड में। बात करते हैं अल्लाह रखा खान के बारे में, तो वो तबला वादक है। जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, ठीक है। आज का पांचवा प्रश्न है दोस्तों, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका भी आंसर कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा दोस्तों कि लोसर उत्सव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ही इसका सही आंसर है।
बात करते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख में आपको मिल जाएगा लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? लद्दाख में। लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति इसको मनाती है? मोनिप्पा जनजाति मनाती है दोस्तों, इसको मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर में आपको लाई हरोबा त्यौहार जो है आपको देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार। ये लोसर उत्सव जो होता है दोस्तों 3 दिनों का होता है और मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आज का छठा प्रश्न है दोस्तों, जादू पटिया चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? जादू पटिया चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी कर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। झारखंड के जो है दुमका ज़िले में जादू पटिया चित्रकला बहुत प्रचलित है दोस्तों। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला बहुत प्रचलित है दोस्तों। अगर केरल की बात करें तो केरल में कमला जट्टू चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। बात राजस्थान की किया जाए तो मड़ना चित्रकला जो है राजस्थान में प्रचलित है। और झारखंड में कौन सा चित्रकला है दोस्तों? जादू पटिया चित्रकला। कहाँ पे? झारखंड में दुमका में है। और दुमका झारखंड की उपराजधानी है। क्या है दोस्तों? झारखंड की उपराजधानी दुमका है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 10 जुलाई 2014, 24 फरवरी 2019, 13 अक्टूबर 2021 और 14 जून 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जून 2022। कब हो जाएगा दोस्तों? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत होती है। तो 10 जुलाई 2014 को कौन सी योजना की शुरुआत होती है दोस्तों? 10 जुलाई 2014 को कौन सी योजना की शुरुआत होती है? तो वो है आपका नमामि गंगे। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को होती है। इसका लक्ष्य था दोस्तों गंगा नदी को साफ करने का। ठीक है। 24 फरवरी 2019 को होती है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होती है। किसानों को कुछ सहायता राशि इसमें दिया जाता है। 13 अक्टूबर 2021 को दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ होता है। बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की दोस्तों, तो शारजा कप का संबंध किस खेल से है? शारजा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या गोल्फ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से। क्रिकेट से। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग फुटबॉल के बारे में, तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। क्या हो जाएगा दोस्तों? डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगर बात करें हॉकी की, तो हॉकी में आगा खां कप, रंगास्वामी कप और वेलिंगटन कप किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी में आगा खां कप, रंगास्वामी कप और वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। बात करें गोल्फ की बारे में, तो राइडर कप का संबंध किससे है दोस्तों? गोल्फ से है। और क्रिकेट का किसका संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट का ये है आपका शारजा कप, क्रिकेट से संबंधित है। आज का 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस है गोमती नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी और सरयू नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरयू नदी। क्या हो जाएगा? सरयू नदी। बात कर लेते हैं हम लोग गोमती नदी के बारे में, तो गोमती नदी के किनारे में 2 शहर जो है स्थित है, एक है लखनऊ, एक है जौनपुर। गोमती नदी के किनारे में 2 शहर स्थित है, एक लखनऊ, एक जौनपुर है। यमुना नदी के किनारे में है मथुरा है, आगरा है, नई दिल्ली है और इटावा है। कौन कौन सा है दोस्तों? मथुरा, आगरा, नई दिल्ली और इटावा। बात करें ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी के किनारे में सूरत शहर स्थित है। क्या है? सूरत शहर स्थित है। गोमती नदी के किनारे में लखनऊ और जौनपुर, यमुना नदी के किनारे में मथुरा, आगरा, इटावा और नई दिल्ली, ताप्ती नदी के किनारे में सूरत और सरयू नदी के किनारे में अयोध्या स्थित है। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में, तो निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है? ऑप्शंस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कंचनजंगा नेशनल पार्क, आगरा का किला और सूरत का ऐतिहासिक शहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सूरत का ऐतिहासिक शहर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरत का ऐतिहासिक शहर जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है। तो बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ये मुंबई में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क को 2016 में शामिल किया गया था। ये सिक्किम में स्थित है। और अहमदाबाद जो है कोई ऐतिहासिक शहर है जिसको यह यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। वो सूरत नहीं होगा दोस्तों, उसके जगह में अहमदाबाद होगा। आगरा का किला को 1983 में जो है शामिल किया गया था, जो कि आगरा में है। आज का 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बोमडिला दर्रा या नाथुला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम दर्रा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? काराकोरम दर्रा। बात करते हैं जोजिला दर्रा के बारे में, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये लद्दाख में पीओके और चीन को जोड़ता है। लद्दाख में पीओके और चीन को जो है जोड़ता है। बोमडिला दर्रा के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। नाथुला दर्रा के बारे में बात किया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। भारत और तिब्बत को जोड़ता है। किसे जोड़ता है दोस्तों? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या मणिपुर। कहाँ स्थित है दोस्तों लोकटक झील? आंसर कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील स्थित है। तो जितने भी नाग टर्म में आते हैं दोस्तों, नाग, वो सारे आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाते हैं। जैसे कि शेषनाग झील, बेरी नाग झील, अनंतनाग झील कहाँ मिल जाएंगे दोस्तों आपको? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की बात करें तो जितने भी ताल आएंगे, ताल, वो सारे आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। जैसे कि सातताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, देवताल झील और आकाशताल झील, ये कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील और डिंडवाना झील आपको राजस्थान में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की तरफ। कील नहर किनको आपस में जोड़ती है? कील नहर किनको आपस में जोड़ती है? ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से या स्टॉकहोम को गुटनबर्ग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्टॉकहोम को गुटनबर्ग से जोड़ती है दोस्तों गोटा नहर। किसे जोड़ती है? गोटा नहर जो है स्टॉकहोम को गुटनबर्ग से जोड़ती है। और उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? कील नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से स्वेज नहर, स्टॉकहोम को गुटनबर्ग से गोटा नहर। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित गर्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित गर्त नहीं है? ऑप्शन है मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, मिंडनाओ गर्त या सुंडा गर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंडा गर्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंडा गर्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी आंसर करते चलिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर में गर्त उसको कहते हैं दोस्तों, गर्त मैं आपको बता देता हूँ। एक गड्ढा होता है समुद्र में जिसको हम लोग गर्त कहते हैं, जो इंग्लिश में इसको ट्रेंच भी कहते हैं हम लोग। वो जो है यू आकार का होता है। कैसा आकार का होता है दोस्तों? यू आकार का होता है। तो मेरियाना ट्रेंच का जो है, मेरियाना गर्त का जो है गहराई जो है दोस्तों वो 10,900 मीटर के लगभग में है। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में है, मिंडनाओ गर्त भी प्रशांत महासागर में है और सुंडा गर्त हिंद महासागर में आपको मिलेगा। बात करते हैं 15वां क्वेश्चन के बारे में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, धनबाद, कोयम्बटूर या देहरादून। तो इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों आप लोग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले शिमला के बारे में। तो शिमला में आपको मिल जाएगा सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या मिल जाएगा? सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। धनबाद की बात करें तो केंद्रीय खनन अनुसंधान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान आपको धनबाद में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कोयम्बटूर के बारे में, तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? ये मिलेंगे आपको कोयम्बटूर में मिलेंगे। और देहरादून में आपको मिलेंगे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेंगे? ये देहरादून में मिलेंगे। और धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। आज का 16वां प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है कटक, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर या दिसपुर। तो इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। बात हम लोग कटक से करते हैं, तो कटक को कहा जाता है दोस्तों सिल्वर सिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्वर सिटी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर को कहा जाता है लीची शहर। मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है? लीची शहर। जो बिहार से है वो उन्हें ये चीज़ सारे को अच्छे से पता होगा कि मुजफ्फरपुर की लीची जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का शहर। श्रीनगर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। जैसे कि झारखंड में आपके झीलों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। वैसे ही देश में जो है, भारत देश में झीलों का शहर कौन हो जाता है? वो हो जाता है श्रीनगर। दिसपुर को कहा जाता है मंदिरों का शहर। और झारखंड में मंदिरों का शहर कौन है दोस्तों? देवघर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रियाल, दिनार, लीरा और बहत। क्या है? रियाल, दिनार, लीरा और बहत। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रियाल। क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। तो देख लेते हैं रियाल जो मुद्रा है उसे कौन कौन से देश यूज़ करते हैं, दिनार को कौन कौन से देश यूज़ करते हैं, लीरा और बहत को कौन कौन से देश यूज़ करते हैं। तो रियाल को यूज़ करते हैं 5 देश, ब्राज़ील, ईरान, कतर, ओमान और कंबोडिया। कौन कौन करते हैं दोस्तों? ब्राज़ील, ईरान, कतर, ओमान और कंबोडिया। दिनार की बात करें तो कुवैत, इराक और लीबिया। कौन कौन से करते हैं दोस्त? मेरे साथ में बोलिए, कुवैत, इराक और लीबिया। लीरा की बात करें तो 2 देश करते हैं दोस्तों, तुर्की और इटली। कौन करते हैं? तुर्की और इटली करते हैं। अब बहत की बात करते हैं तो थाईलैंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ईरान की जो है राजधानी क्या है? कमेंट करके आप इसको बताइएगा, ईरान की राजधानी क्या है। आज का 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री का है। तो बात कर लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल कहलाता है दोस्तों राजघाट। क्या कहलाता है? राजघाट। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहलाता है किसान घाट। किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या कहलाता है? किसान घाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? शक्ति स्थल। क्या कहलाता है? शक्ति स्थल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, महात्मा गांधी का राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। आज का 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, सतलुज नदी पर या बराकर नदी पर। तो इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी पर। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पर बगलीहार बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग चिनाब नदी को। तो चिनाब नदी पे बहुत सारे बांध स्थित है, जैसे दुलहस्ती बांध है, सलाल परियोजना है। बगलीहार बांध किसमें है? चिनाब नदी पर। झेलम नदी पर की बात करें तो उरी बांध उस पर स्थित है। सतलुज नदी पर 2 बांध है दोस्तों, एक है भाखड़ा नागल बांध और एक बांध आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है। आप इसे गूगल में ढूंढिए या कहीं पर से भी ढूंढिए, उसे ढूंढ करके बताइएगा। बराकर नदी पर 3 बांध है दोस्तों। ठीक है, मैथन बांध है, तिलैया बांध है और बाल पहाड़ी बांध है। कौन है? ठीक है दोस्तों, मैथन बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध। आज का 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44।
इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है चीज़ें जो है हुई है देश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44 44वां अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का ए जो है वो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसको जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लागू किया गया। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का गठन से है। 21वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काले चावल जिसको चखाव कहा जाता है का GI टैग किस राज्य को मिला है? काले चावल चखाव का GI टैग किस राज्य को मिला है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में ही काले चावल को चखाव कहा जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गा का संबंध जो है GI टैग जो है मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। टेराकोटा का जो है GI टैग उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर को मिला हुआ है। टेराकोटा का उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर को मिला हुआ है। जीरा फूल चावल का संबंध जो है या जीरा फूल चावल का GI टैग जो है छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। और चखाऊ जो है चावल जो है उसका टैग GI टैग किसे मिला है दोस्तों? मणिपुर को मिला है। तो GI टैग किसे मिला है दोस्तों? मणिपुर को मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ। सी गार्जन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सी गार्जन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन, भारत और जापान, चीन और पाकिस्तान, भारत और फ्रांस। किसके बीच में होता है दोस्तों? कमेंट करके जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन और पाकिस्तान। किसके बीच में होता है सी गार्जन युद्ध अभ्यास? चीन और पाकिस्तान। बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में, तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत और जापान की बात करें तो धर्म गार्जन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जन युद्ध अभ्यास होता है। अब भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्ध अभ्यास होता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन, चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जन और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्ध अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हम लोग 23वें नंबर प्रश्न की तरफ। किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया गया? किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की, जो 1976 में होता है, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। बात कर लेते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 के बारे में, तो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। 101वें संविधान संशोधन जिसे 2017 में लागू किया जाता है, जिसमें GST को इसमें जो है जोड़ा जाता है, GST को लागू किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है? निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है? ऑप्शन है राजा चिलैया समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा समिति या सरकारिया समिति। तो इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों आप लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिम्हा समिति। क्या हो जाएगा? नरसिम्हा समिति हो जाएगा। बात कर लेते हैं राजा चिलैया समिति के बारे में। तो इसका संबंध कर सुधार से है। किसका संबंध? राजा चिलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है, बीमा क्षेत्र में सुधार से है। नरसिम्हा समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। और सरकारिया समिति का संबंध जो है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से। चिलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से, मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से, नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से और सरकारिया समिति का संबंध
केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध सुधार से है। बात करते हैं आज के 25वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के समय? ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड इरविन। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे इसके सही आंसर। तो हम लोग बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन से। इनका कार्यकाल रहा 1931 से 1936 का। गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट इसी के समय में होता है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931 का। साइमन कमीशन का आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता सब इन्हीं के समय में होता है। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो 1944 से 1947 तक इनका कार्यकाल रहा। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया वो इन्हीं के समय में आया था। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक का था। अब बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आज की यहीं तक की थी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को आप दोबारा देखना चाहते हैं और आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियो है दोस्तों उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दें।